क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर एक स्टेज सिनेरियो था? 1970 में नॉर्वे के एक आइसोलेटेड वैली में एक बॉडी मिलती है जिसका फेस कंप्लीटली बर्न्ड था और कपड़ों से ब्रांड्स के सारे लेबल्स भी हटा दिए गए थे और आइडेंटिटी जीरो। मान लो कोई इस दुनिया से उसका हर नामो निशान मिटा देना चाहता था। बॉडी के पास ही मिलता है एक सूटकेस जिसमें मिलते हैं 8 फेक पासपोर्ट्स, मल्टीपल विग्स और एक ऐसी नोटबुक जिसमें लिखा हुआ था एक सीक्रेट कोड। आज तक ना ही उसका नाम पता चला है और ना कि वो नॉर्वे क्यों आई थी। आखिर कौन थी इस्राइल वुमन? एक स्पाई, एक क्रिमिनल या फिर किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शिकार? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नवंबर 1970 में दो हाइकर्स नॉर्वे के इज़ालन वैली से गुजर रहे थे। तभी उन्हें हल्का सा धुआं और अजीब सी स्मेल आती है। वहां जो उन्होंने देखा उसने पूरे नॉर्वे की पुलिस के होश उड़ा दिए। वैली में उन्हें एक औरत की डेड बॉडी मिली जो कि पूरी तरह से जली हुई थी। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सिंपल सा सुसाइड केस समझा, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उन्हें समझ आया कि ये डेथ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। पुलिस को बॉडी के पास से कुछ पर्सनल आइटम्स मिले थे, जैसे कि आधे जले हुए कपड़े, एक लंच बैग और स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल। लेकिन तभी पुलिस की नजर एक ऐसी डिटेल पर पड़ी जिसने केस को अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना दिया। उस औरत के हर एक कपड़े से उसके ब्रांड्स और लेबल्स काट दिए गए थे। उसके पास से मिलने वाली किसी भी चीज पर कोई नाम, कोई लोगो या कोई भी निशान नहीं था। यहाँ तक कि उसके फेस की कंडीशन भी ऐसी थी कि उसे पहचानना नामुमकिन था। कोई आईडी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मानो कि कोई इस दुनिया से उस औरत की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। सवाल ये था कि ये मौत उसने खुद चुनी थी या फिर वो किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल ही रही थी कि वर्जन रेलवे स्टेशन के पास एक पुराने लॉकर से 2 सूटकेस मिलते हैं और जैसे ही उन्हें खोला गया इन्वेस्टिगेशन की पूरी डायरेक्शन ही बदल जाती है। सूटकेस के अंदर कोई नॉर्मल कपड़े नहीं थे, उसमें ढेर सारी विग्स, अलग अलग स्टाइल्स के चश्मे, महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज जो उसमें मिली थी वो थी एक हैंड रिटन नोटबुक। उसमें कोई डायरी या मैसेज नहीं थे, बल्कि सिर्फ अजीब से सिंबल्स, डेट्स और कोडेड लैंग्वेज थी। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसे डिकोड किया तो उन्हें एक पैटर्न मिला जो कि था नॉर्वे के हर शहर का ट्रैवल रिकॉर्ड। पुलिस ने नॉर्वे के होटल्स छान मारे और उन्हें एक ऐसी औरत का पता चला जो अलग अलग नाम से स्टे करती थी। कभी वो जेनेवीव बनती थी, कभी वो रूथ बनती थी, तो कभी वो क्लॉडिया। हर होटल में एक नया नाम, एक फेक पासपोर्ट, लेकिन एक ही चेहरा। विटनेस ने बताया कि वो औरत बहुत ही रिजर्व और मिस्टीरियस थी। वो फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में इतनी सफाई से मास्टरी कर चुकी थी कि उसकी असली नेशनलिटी को पहचानना नामुमकिन था। वो अपना ज्यादा वक्त रूम के अंदर ही बिताती थी, बाहर तभी निकलती जब अंधेरा हो जाता। लेकिन एक अजीब डिटेल ने सबको हैरान कर दिया। जब भी वो होटल से चेकआउट करती, वो रूम को इतना अनयूजुअली क्लीन छोड़ती थी जैसे वहाँ कोई कभी रुका ही नहीं था। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई बाल, ना कोई निशान। आखिर कौन था ये साया जो नॉर्वे की गलियों में घूम रहा था और वो किसके लिए काम कर रही थी ये भी नहीं पता चला। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने जब इस केस के एविडेंस को एक्सप्लोर किया तो ऐसी हकीकत सामने आई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उस लेडी की बॉडी में 50 से भी ज्यादा स्लीपिंग टैबलेट्स के ट्रेसेस मिले, लेकिन वो मौत की असली वजह नहीं थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से रिवील हुआ कि उसके लंग्स में स्मोक इनहेलेशन के निशान थे। इसका मतलब था कि जब उसकी बॉडी में आग लगी तब वो जिंदा थी। उसके दांतों के एनालिसिस से पता चला कि उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच थी। पुलिस ने उसका चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके फिंगरप्रिंट्स दुनिया के किसी भी डेटाबेस से मैच नहीं हुए थे। सूटकेस से मिले आइटम्स किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं थे, वो सभी आइटम्स यूरोप के अलग अलग देशों से लिए गए थे। होटल लॉग्स ने कंफर्म किया कि वो सिर्फ नॉर्वे नहीं बल्कि पूरे यूरोप के बड़े बड़े शहरों में घूम रही थी। बर्लिन, पेरिस, ब्रसेल, उसे हर जगह न्यू नेम, न्यू आइडेंटिटी यूज की थी।
लेकिन सबसे हैरानी की बात, उसका कोई भी ऑफिशियल ट्रैवल रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। किसी बॉर्डर कंट्रोल, किसी एयरपोर्ट या किसी इमिग्रेशन डेस्क पर उसका असली नाम कभी रजिस्टर किया ही नहीं गया। मतलब साफ था, वो कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं थी। इस जेंटलमैन का केस आज भी एक मिस्ट्री ही है। इससे जुड़े कई सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं, जैसे कि उसका असली नाम क्या था, एक इंसान को 8 अलग अलग आइडेंटिटीज की जरूरत कब पड़ी और क्यों, इतने फेक नेम्स, इतने विग्स, ये किसी रूटीन ट्रैवलर के शौक तो नहीं थे। ये एक बहरूपिये की मजबूरी जरूर हो सकती है। और उसकी वो कोडेड नोटबुक, क्या वो सिर्फ उसकी ट्रैवल लॉग्स थे या फिर किसी सीक्रेट ऑपरेशन की डिटेल्स? सबसे क्रिटिकल सवाल, इस्जल वैली है क्यों? वो जगह कोई नॉर्मल पिकनिक स्पॉट नहीं थी, वो एक रिमोट लोकेशन थी, खतरनाक थी और सुनसान थी। वहाँ उसका होना कोई रैंडम विजिट नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे उसे वहाँ बुलाया गया हो, या शायद उसे वहाँ छुपना था। और फिर आते हैं केस से जुड़े अजीब एविडेंस, जैसे कि स्लीपिंग टैबलेट्स इनसाइड द बॉडी। क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर एक स्टेज सिनेरियो था जिसे दुनिया के सामने सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई? नॉर्वे की पुलिस ने इस केस को अनडिटरमाइंड कैटेगरी में डालकर बंद कर दिया। ना कोई गवाह, ना कोई दुश्मन, ना ही कोई पीछे ढूंढने वाला परिवार। मानो किसी ने पूरे सिस्टम से एक इंसान का वजूद ही एडिट कर दिया हो। इस जेंटलमैन का केस एक ऐसी पजल है जिसे हर मिलने वाला सबूत एक नया सवाल खड़ा करता है। इस जेंटलमैन शायद एक स्पाई थी जिसकी आज तक आइडेंटिटी ट्रेस नहीं हो पाई। आज भी वो अपनी डेथ के 50 साल बाद भी हमसे एक ही सवाल पूछ रही है, Who was I? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।